क्या आप विश्वास करेंगे कि जिस लड़के के पास स्कूल जाने के लिए पैरों में चप्पल तक नहीं थी, आज पूरी दुनिया उसके कदमों के निशान चांद पर ढूंढ रही है। एक फटा हुआ कुर्ता, एक मिट्टी का दिया और माँ के गिरवी रखे आखिरी गहने, क्या ये किसी को वैज्ञानिक बना सकते हैं? चलिए जानते हैं शिवपुर के उस आर्यन की कहानी जिसने गरीबी की जंजीरों को तोड़कर आसमान का सीना चीर दिया। सपनों की उड़ान, एक छोटे गांव के लड़के की बड़ी सफलता की कहानी। उत्तर भारत के एक सुदूर कोने में बसा शिवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। ये गांव चारों ओर से हरे भरे खेतों, ऊंचे पेड़ों और एक छोटी सी नदी से घिरा हुआ था। गांव की सुबह पक्षियों के कलरव और बैलों के गले में बंधी घंटियों की आवाज से होती थी। इसी गांव की एक तंग गली के आखिरी छोर पर मिट्टी और खपरेल से बना एक छोटा सा घर था, जहां माधव नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सुमित्रा और अपने इकलौते बेटे आर्यन के साथ रहता था। माधव के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जिस पर वो दिन रात पसीना बहाकर अपने परिवार का पेट पालता था। सुमित्रा घर के कामों के साथ साथ गांव के बड़े घरों में सिलाई कढ़ाई का काम करती थी, ताकि आर्यन की पढ़ाई के लिए कुछ अतिरिक्त पैसे जोड़ सके। आर्यन बचपन से ही बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था। जहां उसके हम उम्र दोस्त कंचे खेलने या पेड़ों पर चढ़ने में व्यस्त रहते, आर्यन घंटों गांव के बाहर बने पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर आसमान में उड़ते पक्षियों और कभी कभार गुजरने वाले हवाई जहाज़ों को निहारता रहता था। उसके मन में हमेशा ये सवाल उठता कि ये लोहे की विशाल मशीनें बादलों के पार कैसे चली जाती हैं? क्या वो भी कभी उस ऊंचाई को छू पाएगा? आर्यन की प्रारंभिक शिक्षा गांव के छोटे से सरकारी स्कूल में हुई। स्कूल की छत टूटी हुई थी और बरसात के दिनों में कमरों में पानी भर जाता था, लेकिन आर्यन का हौसला कभी नहीं डगमगाया। उसके पास न तो महंगी किताबें थीं और ना ही स्कूल जाने के लिए अच्छे जूते, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी वो किसी भी अमीर बच्चे से कहीं अधिक थी। उसके शिक्षक मास्टर जी आर्यन की प्रतिभा को पहचानते थे। वे अक्सर कहते थे, आर्यन, तुम्हारी गरीबी तुम्हारी बेड़ियां नहीं बल्कि तुम्हारी सीढ़ियां बननी चाहिए। आर्यन ने मास्टर जी की इस बात को अपने दिल से लगा लिया। वो रात को मिट्टी के दिए की मध्यम रोशनी में तब तक पढ़ता रहता है जब तक कि उसकी आंखें नींद से बोझिल न हो जाती। उसके पिता माधव अक्सर उसे देखकर भावुक हो जाते। वे जानते थे कि आर्यन के सपने उस छोटे से गांव की सीमाओं से बहुत बड़े हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति हमेशा एक दीवार बनकर खड़ी रहती थी। एक रात जब आर्यन पढ़ाई कर रहा था, माधव ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, हमारे पास तुम्हें देने के लिए धन दौलत तो नहीं है, बस ये दुआएं हैं और तुम्हारी मेहनत है। कभी हार मत मानना। जब आर्यन ने 10वीं की परीक्षा पूरे जिले में प्रथम स्थान पाकर पास की तो पूरे गांव में चर्चा फैल गई, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होनी थी। आगे की पढ़ाई के लिए उसे शहर जाना था और शहर का खर्च उठाना माधव के बस की बात नहीं थी। गांव के कुछ लोगों ने सलाह दी कि आर्यन को अब पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए और खेतों में पिता का हाथ बटाना चाहिए, लेकिन सुमित्रा ने अपने गहने, जो उसकी माँ की आखिरी निशानी थे, चुपचाप गिरवी रख दिए और आर्यन के हाथ में कुछ पैसे थमाते हुए कहा, जा बेटा, अपनी किस्मत खुद लिख, हमें तेरी मेहनत पर पूरा भरोसा है। भारी मन से आर्यन ने अपने गांव की मिट्टी को चूमा और एक पुराने झूले में अपनी चंद किताबें और फटे पुराने कपड़े लेकर शहर की ओर चल पड़ा। शहर की चमक धमक और शोर शराबे ने उसे शुरू में थोड़ा डरा दिया। उसे लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया है, जहां हर कोई बस भाग रहा है। उसने एक छोटी सी बस्ती में किराए पर एक अंधेरा कमरा लिया और अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक ढाबे पर बर्तन धोने का काम शुरू किया, ताकि अपना खर्च निकाल सके। शहर का जीवन आर्यन के लिए संघर्षों की एक लंबी कतार जैसा था। दिन भर कॉलेज की पढ़ाई और रात को ढाबे पर मेहनत। उसका शरीर थक कर चूर हो जाता था, लेकिन उसका दिमाग हमेशा उसके सपनों की उड़ान के बारे में सोचता रहता। कई बार ऐसा भी हुआ कि उसे खाली पेट सोना पड़ा या ठंड की रातों में उसके पास ओढ़ने के लिए पर्याप्त कंबल नहीं था। एक बार वो बहुत बीमार पड़ गया और उसे लगा कि अब उसे वापस गांव लौट जाना चाहिए, लेकिन तभी उसे अपनी माँ के त्यागे हुए गहने और पिता के फटे हुए कुर्ते की याद आई। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और खुद से कहा, अगर आज रुक गया तो मेरे जैसे हजारों बच्चों के सपने कभी गांव से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उसने दुगनी मेहनत शुरू की। उसने शहर की एक लाइब्रेरी में सदस्यता ली और वहां बैठकर घंटों इंजीनियरिंग की किताबों में डूबा रहता। उसकी सादगी और लगन ने कॉलेज के एक प्रोफेसर डॉक्टर खन्ना का ध्यान अपनी ओर खींचा। डॉक्टर खन्ना ने आर्यन की आर्थिक स्थिति को समझा और उसे अपनी पुरानी किताबें देने लगे और उसे मुफ्त में ट्यूशन भी पढ़ाने लगे। सालों की कड़ी मेहनत और तपस्या के बाद वो दिन भी आया जिसका आर्यन को बेसब्री से इंतजार था। उसने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की प्रवेश परीक्षा दी। परीक्षा अत्यंत कठिन थी और देश भर के हजारों मेधावी छात्र इसमें शामिल हुए थे। जिस दिन परिणाम आने वाला था, आर्यन पूरी रात सो नहीं सका। वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बस प्रार्थना करता रहा।
जब उसने लिस्ट में अपना नाम देखा तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। वो न केवल सफल हुआ था बल्कि उसने शीर्ष 10 में अपनी जगह बनाई थी। उसकी सफलता की खबर बिजली की तरह उसके गांव शिवपुर पहुंची। माधव और सुमित्रा की खुशी का कोई ठिकाना न था। पूरे गांव में जश्न का माहौल था। जो लोग कभी आर्यन को खेतों में काम करने की सलाह देते थे, आज वे उसके माता पिता को बधाई देने के लिए लाइन में खड़े थे। आर्यन जब एक सफल वैज्ञानिक बनकर पहली बार अपने गांव लौटा तो पूरा गांव उसे लेने के लिए बस स्टैंड पर मौजूद था। ढोल नगाड़ों के साथ उसका स्वागत किया गया। माधव ने उसे गले लगाया और उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। आर्यन ने अपने माता पिता के पैर छुए और कहा, यह सफलता मेरी नहीं, आप दोनों के त्याग की है। आर्यन वहीं नहीं रुका। उसने अपनी पहली कमाई से अपनी मां के गिरवी रखे गहने छुड़ाए और गांव में एक आधुनिक पुस्तकालय और एक छोटा सा विज्ञान केंद्र खोला। वो चाहता था कि शिवपुर का कोई भी बच्चा संसाधनों की कमी के कारण अपने सपनों को अधूरा न छोड़े। आज आर्यन देश के बड़े मिशनों का हिस्सा है, लेकिन वो हर महीने अपने गांव जरूर जाता है। वो उन बच्चों को बताता है कि सपना चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उसे पूरा करने की जिद और पसीने की बूंदों का साथ मिल जाए तो आसमान की ऊंचाइयां भी छोटी पड़ जाती हैं। आर्यन की कहानी आज भी शिवपुर के हर घर में सुनाई जाती है, जो ये साबित करती है कि सपनों की उड़ान पंखों से नहीं बल्कि बुलंद हौसलों से होती है। आर्यन की सफलता केवल उसकी निजी जीत नहीं थी, बल्कि ये पूरे शिवपुर गांव की जीत थी। लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती, बल्कि यहाँ से एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। इसरो में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल होना आर्यन के लिए किसी सपने के सच होने जैसा था, लेकिन वहां का जीवन उसकी कल्पना से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण और व्यस्त था। इसरो के मुख्यालय में कदम रखते ही आर्यन को एहसास हुआ कि यहाँ देश के सबसे बुद्धिमान और अनुभवी मस्तिष्क एक साथ काम करते हैं। शुरुआत में उसे अपनी भाषा और गांव के पृष्ठभूमि को लेकर थोड़ी झिझक महसूस होती थी। जहां उसके सहकर्मी बड़ी बड़ी विदेशी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए थे, वहीं आर्यन की शिक्षा एक टूटे हुए सरकारी स्कूल और एक छोटे से शहर के कॉलेज में हुई थी। कई बार तकनीकी चर्चाओं के दौरान वो चुप रहता, डरता कि कहीं उसका सुझाव गलत न हो जाए। लेकिन उसके वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर सतीश ने उसकी प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने एक दिन आर्यन से कहा, आर्यन, विज्ञान डिग्री से नहीं बल्कि जिज्ञासा और समस्या को सुलझाने के नजरिए से चलता है, और वो नजरिया तुम्हारे पास है। आर्यन को चंद्रयान 3 के एक महत्वपूर्ण हिस्से लैंडर सेंसर की टीम में शामिल किया गया। ये एक बड़ी जिम्मेदारी थी। दिन रात लैब में काम करना, डेटा का विश्लेषण करना और बार बार असफल परीक्षणों से गुजरना आर्यन की दिनचर्या बन गई। इसी बीच उसे खबर मिली कि उसके गांव में भारी बाढ़ आई है और उसके माता पिता का कच्चा घर ढह गया है। आर्यन का मन व्याकुल हो उठा। वो तुरंत गांव जाना चाहता था, लेकिन मिशन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव नजदीक था। उसने भारी मन से अपने पिता को फोन किया। माधव ने फोन पर हिम्मत देते हुए कहा, बेटा, यहाँ की चिंता मत कर, हम पड़ोसी के घर में सुरक्षित हैं। तेरा मिशन तेरा धर्म है, उसे पूरा कर। जब तू चांद पर तिरंगा फहराएगा तो हमारा घर खुद ब खुद बन जाएगा। पिता के इन शब्दों ने आर्यन के अंदर एक नई ऊर्जा भर दी। मिशन के आखिरी कुछ दिन तनाव से भरे थे। पूरा देश टीवी स्क्रीन से चिपका हुआ था। जब लैंडर चंद्रमा की सतह की ओर बढ़ रहा था, अचानक सिग्नल में कुछ तकनीकी खराबी आई। कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया। वैज्ञानिकों के माथे पर पसीना था। उस संकट की घड़ी में आर्यन ने अपने सूझबूझ का परिचय दिया। उसने एक वैकल्पिक एल्गोरिथम का सुझाव दिया जिस पर उसने अपनी रिसर्च के दौरान काम किया था। टीम ने तुरंत उस पर अमल किया और कुछ ही मिनटों बाद लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक कदम रखा। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आर्यन की आंखों में आंसू थे। उसने अपनी सफलता को अपने माता पिता और उस मिट्टी को समर्पित किया जहां से उसने सपने देखना शुरू किया था। सफलता के इस शिखर पर पहुंचने के बाद आर्यन को कई विदेशी कंपनियों से करोड़ों के पैकेज के ऑफर मिले। लोग कहने लगे कि अब आर्यन विदेश जाकर बस जाएगा, लेकिन आर्यन के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने इसरो में अपनी सेवाएं जारी रखीं और साथ ही शिवपुर फाउंडेशन की नींव रखी। उसने गांव में एक आधुनिक शिक्षा केंद्र बनवाया जहां केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि नवाचार और विज्ञान पर जोर दिया जाता था। आर्यन ने महसूस किया कि गांव के बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है, बस उन्हें सही दिशा और संसाधनों की जरूरत है। उसने शहर के बड़े डॉक्टरों और इंजीनियरों को महीने में एक बार गांव आकर बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे शिवपुर का नक्शा बदलने लगा। जिस गांव में कभी बिजली भी ठीक से नहीं रहती थी, आज वहां सौर ऊर्जा के पैनल लगे थे और हर बच्चे के हाथ में टैबलेट था। एक शाम आर्यन अपने पिता के साथ अपने नए बने पक्के घर की छत पर बैठा था। सामने वही बरगद का पेड़ था जहां बैठकर उसने कभी हवाई जहाज देखे थे। माधव ने गर्व से आर्यन को देखा और कहा, बेटा,
तूने केवल अपना सपना पूरा नहीं किया, तूने इस गांव की तकदीर बदल दी। आर्यन ने मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखा जहां तारे चमक रहे थे। उसे एहसास हुआ कि असली सफलता वो नहीं है जो आपको ऊंचाई पर ले जाए, बल्कि वो है जो आपके साथ दूसरों को भी ऊपर उठा सके। आर्यन की कहानी आज केवल शिवपुर में ही नहीं बल्कि पूरे देश के स्कूलों में सुनाई जाती है। वो हर उस बच्चे के लिए एक मशाल बन गया है जो तंग गलियों में रहकर भी सितारों को छूने की हिम्मत रखता है। उसकी यात्रा ये सिखाती है कि बाधाएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि संकल्प अडिग हो और इरादों में सच्चाई हो तो छोटे गांव के छोटे कमरों से भी महान वैज्ञानिक, डॉक्टर और लीडर निकल सकते हैं। सपनों की उड़ान वास्तव में मेहनत, धैर्य और निरंतर संघर्ष का दूसरा नाम है, जो अंत में सफलता के असीम आकाश में अपनी जगह बना ही लेती है। आर्यन की कहानी का ये नया पड़ाव अब केवल उसकी व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं था। शिवपुर अब एक मॉडल विलेज बन चुका था, लेकिन आर्यन के भीतर की तड़प अभी शांत नहीं हुई थी। उसे लग रहा था कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इसरो में उसके काम की सराहना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने लगी थी। उसे नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से संयुक्त मिशनों के लिए निमंत्रण मिलने लगे, लेकिन आर्यन का दिल हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ा रहा। एक दिन इसरो के चेयरमैन ने आर्यन को अपने केबिन में बुलाया। उन्होंने एक नई फाइल आर्यन की ओर बढ़ाते हुए कहा, आर्यन, हम मंगलयान 2 की तैयारी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि तुम इस मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर की कमान संभालो। ये मिशन पिछले मिशन से कहीं ज़्यादा जटिल है, क्योंकि इस बार हमें मंगल की सतह पर एक रोवर उतारना है जो वहाँ के वातावरण का बारीकी से अध्ययन करेगा। आर्यन के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उसने गर्व के साथ इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया। मिशन की तैयारी के दौरान आर्यन को बेंगलुरु के अपने दफ्तर और शिवपुर के बीच तालमेल बिठाना पड़ रहा था। शिवपुर में उसने जो विज्ञान केंद्र खोला था, वहां अब दूर दराज के गांवों से भी बच्चे आने लगे थे। उन्हीं बच्चों में एक 12 साल की लड़की थी, मीरा। मीरा के पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे और उसकी माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। मीरा की आंखों में वही चमक थी जो कभी आर्यन की आंखों में हुआ करती थी। वो फटे हुए स्कूल बैग में फटी हुई किताबें लेकर आती थी, लेकिन उसके सवाल बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर देते थे। एक दिन जब आर्यन शिवपुर आया तो उसने देखा कि मीरा एक कोने में बैठकर रो रही थी। आर्यन ने पास जाकर पूछा, क्या हुआ मीरा, तुम रो क्यों रही हो? मीरा ने सिसकते हुए कहा, साहब, मेरे पिताजी कह रहे हैं कि अब पढ़ाई छोड़ दो। वो मेरी शादी तय करना चाहते हैं क्योंकि उनके पास मुझे आगे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं। आर्यन को अपना अतीत याद आ गया। उसे अपनी माँ सुमित्रा के वो गिरवी रखे गहने याद आ गए। उसने उसी वक्त तय किया कि वो मीरा जैसे बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने देगा। आर्यन ने मीरा के माता पिता से बात की। उसने उन्हें समझाया कि शिक्षा केवल नौकरी पाने का जरिया नहीं है, बल्कि ये गरिमा और आत्मनिर्भरता का मार्ग है। आर्यन ने मीरा की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने की जिम्मेदारी ली और उसे अपनी संस्था के माध्यम से स्कॉलरशिप दिलवाई। उसने गांव के लोगों के लिए कौशल विकास केंद्र यानी कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी शुरू किया, ताकि वो खेती के अलावा अन्य कामों से अपनी आय बढ़ा सके। इधर मंगलयान 2 का काम अपने अंतिम चरण में था। रोवर की लैंडिंग प्रणाली में एक बड़ी खामी आ रही थी। बार बार के सिमुलेशन फेल हो रहे थे। टीम के अनुभवी वैज्ञानिक भी परेशान थे। एक रात जब आर्यन अपने दफ्तर में अकेला बैठा था, उसे अपने गांव के उन दिनों की याद आई जब वह मिट्टी के दिए की रोशनी में पड़ता था। उसे याद आया कि कैसे गांव के लोग जुगाड़ से टूटी हुई चीज़ों को जोड़ देते थे। उसने सोचा कि क्यों ना हम लैंडिंग के लिए एक लचीला मैकेनिज्म इस्तेमाल करें जो मंगल की ऊबड़ खाबड़ सतह के अनुसार खुद को ढाल सके। मंगलयान 2 की अभूतपूर्व सफलता के बाद आर्यन का नाम अब केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक गलियारों में बड़े सम्मान के साथ लिया जाने लगा। समय का पहिया अपनी गति से चलता रहा और अगले 10 वर्षों में आर्यन इसरो के एक अत्यंत वरिष्ठ पद पर पहुंच गया। लेकिन ऊंचाइयों पर पहुंचने के बावजूद उसकी सादगी और अपने गांव के प्रति उसका लगाव रत्ती भर भी कम नहीं हुआ था। शिवपुर अब एक गांव से ऊपर उठकर एक स्मार्ट विलेज बन चुका था, जहां की बिजली, पानी और शिक्षा की व्यवस्था देखने के लिए दूसरे राज्यों से लोग आते थे। आर्यन के जीवन का अगला बड़ा उद्देश्य अब केवल ग्रहों की खोज करना नहीं था, बल्कि अंतरिक्ष तकनीक का उपयोग आम आदमी, विशेषकर किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना था। उसने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम रखा गया सृष्टि। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य था उपग्रहों के माध्यम से मिट्टी की नमी, मौसम के सटीक पूर्वानुमान और भूजल स्तर की जानकारी सीधे किसानों के मोबाइल तक पहुंचाना। उसने अपने गांव शिवपुर को इस प्रोजेक्ट के लिए एक प्रयोगशाला के रूप में चुना।
आर्यन का मानना था कि असली विज्ञान वही है जो प्रयोगशाला से निकलकर खेत की मेड़ तक पहुंचे। इसी दौरान वह छोटी लड़की मीरा, जिसकी पढ़ाई का जिम्मा आर्यन ने लिया था, अब एक मेधावी एरोस्पेस इंजीनियर बन चुकी थी। उसने अपनी पूरी पढ़ाई स्कॉलरशिप और अपनी मेहनत के दम पर पूरी की थी। जब मीरा का चयन इसरो में हुआ तो आर्यन की आंखों में ठीक वैसी ही चमक थी जो कभी उसके पिता माधव की आंखों में आर्यन को सफल होते देखकर आई थी। मीरा अब आर्यन की सबसे भरोसेमंद सहयोगी बन चुकी थी। वो अक्सर कहती, सर आपने मुझे केवल रास्ता नहीं दिखाया, आपने मुझे उड़ने के लिए आसमान दिया है। लेकिन जीवन हमेशा सुखद नहीं होता। एक दोपहर आर्यन को खबर मिली कि उसके पिता माधव की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। आर्यन सब कुछ छोड़कर गांव भागा। जब वह पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पिता बिस्तर पर लेटे हुए थे, कमजोर, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी वही शांति थी। माधव ने आर्यन का हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, बेटा तूने मेरा और इस गांव का नाम रोशन कर दिया। अब मेरा वक्त आ गया है, लेकिन तू रुकना मत। ये जो ज्योति तूने जलाई है इसे बुझने मत देना। उस रात माधव ने अंतिम सांस ली। कुछ ही महीनों बाद सुमित्रा भी अपने जीवन साथी के बिना अधिक समय तक नहीं रह सकी और उन्होंने भी विदा ले ली। आर्यन के लिए यह गहरा सदमा था। उसे लगा जैसे उसकी जड़ों को किसी ने उखाड़ दिया हो। माता पिता के जाने के बाद आर्यन कुछ समय के लिए टूट गया। उसने खुद को काम से अलग कर लिया और गांव के अपने पुराने घर में अकेले रहने लगा। उसे लगने लगा कि जिस सफलता के लिए उसने इतनी दौड़ लगाई, उसे देखने वाले सबसे प्रिय लोग ही अब नहीं रहे। लेकिन एक सुबह जब वह गांव के उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था, उसे कुछ बच्चों के हंसने की आवाज आई। उसने देखा कि मीरा वहां छोटे बच्चों को रॉकेट बनाने का मॉडल सिखा रही थी। मीरा ने आर्यन को देखा और पास आकर कहा, सर बापू और माँ, माधव और सुमित्रा भले ही यहाँ नहीं हैं, लेकिन वे इस गांव के हर बच्चे की मुस्कान में जिंदा है। क्या आप उनका अधूरा सपना कि भारत का हर बच्चा विज्ञान समझे छोड़ देंगे? मीरा की इन बातों ने आर्यन को फिर से झकझोर दिया। उसने महसूस किया कि उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। वो वापस इसरो लौटा, लेकिन इस बार एक नए जुनून के साथ। उसने भारत के पहले डीप स्पेस गेटवे मिशन का नेतृत्व किया, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की कक्षा में एक स्थायी स्टेशन बनाना था। यह मिशन न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक क्रांतिकारी कदम था। मिशन के लॉन्च के दिन आर्यन कंट्रोल रूम में बैठा था। उसके बगल में मीरा लीड इंजीनियर के तौर पर तैनात थी। जब रॉकेट ने उड़ान भरी तो आर्यन ने अपनी आंखें मूंद ली और अपने माता पिता की तस्वीर अपने दिल के पास महसूस की। मिशन सफल रहा। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि एक गरीब किसान का बेटा अगर संकल्प कर ले तो वो सितारों को भी अपनी मुट्ठी में कर सकता है। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद आर्यन स्थायी रूप से शिवपुर लौट आया। उसने अपनी सारी संपत्ति और पुरस्कार राशि से गांव में आर्यभट्ट नेशनल साइंस अकादमी की स्थापना की। यहाँ देश भर के गरीब लेकिन प्रतिभाशाली बच्चों को मुफ्त में विज्ञान और अनुसंधान की शिक्षा दी जाने लगी। आज आर्यन 70 वर्ष का हो चुका है, लेकिन वो अभी भी हर सुबह गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है। वो उन्हें बताता है कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। शिवपुर की मिट्टी आज भी वैसी ही है, लेकिन वहाँ की हवा में अब एक नया विश्वास है। आर्यन की सपनों की उड़ान ने यह साबित कर दिया कि गांव की तंग गलियों से निकलकर सितारों तक का रास्ता बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन नामुमकिन कभी नहीं। आर्यन के संघर्ष, उसके माता पिता के त्याग और मीरा जैसी नई पीढ़ी के उदय की ये कहानी आने वाली कई सदियों तक हर उस युवा को प्रेरित करती रहेगी जो अपनी आंखों में एक छोटा सा सपना लेकर बड़ी दुनिया जीतने निकला है। कहानी का संदेश, सफलता का असली मापदंड ये नहीं है कि आप कितनी ऊंचाई पर पहुंचे, बल्कि ये है कि आपने अपने साथ कितने लोगों को उस ऊंचाई तक पहुंचाया। आपकी मेहनत आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाती है। अगले दिन उसने ये विचार अपनी टीम के सामने रखा। शुरू में कुछ वैज्ञानिकों ने इस पर संदेह जताया, लेकिन जब परीक्षण किए गए तो परिणाम आश्चर्यजनक थे। आर्यन के स्वदेशी जुगाड़ और उच्च तकनीक के मेल ने वो कर दिखाया जो अब तक असंभव लग रहा था। मिशन के लॉन्च का दिन आया। पूरा देश अपनी सांसें थामे बैठा था। रॉकेट ने गर्जना के साथ आसमान का सीना चीरा और अंतरिक्ष की ओर बढ़ चला। महीनों के सफर के बाद वो ऐतिहासिक पल आया जब रोवर को मंगल की सतह पर उतरना था। कंट्रोल रूम में भारी तनाव था। जैसे ही रोवर ने मंगल की लाल मिट्टी को छुआ और पहली तस्वीर भेजी, इसरो का हॉल भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। आर्यन को फिर से वही एहसास हुआ, वही खुशी, वही गर्व। सफलता के बाद भारत सरकार ने आर्यन को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक से सम्मानित किया। सम्मान समारोह के बाद जब मीडिया ने उससे पूछा,
आप अपनी इस सफलता का श्रेय किसे देंगे? आर्यन ने विनम्रता से जवाब दिया, मैं अपनी सफलता का श्रेय उस फटे हुए कुर्ते को देता हूँ जिसे मेरे पिता पहनते थे, उन आंसुओं को देता हूँ जो मेरी माँ ने मेरी पढ़ाई के लिए बहाए, और उस मिट्टी को देता हूँ जिसने मुझे उड़ना सिखाया। लेकिन मेरी असली सफलता तब होगी जब हमारे गाँवों की मीरा जैसे हजारों बच्चे मंगल और उससे भी आगे की यात्रा करेंगे। आज शिवपुर केवल एक गांव नहीं है, ये एक प्रेरणा का केंद्र है। वहाँ के विज्ञान केंद्र से निकले बच्चे अब बड़े बड़े संस्थानों में जा रहे हैं। आर्यन ने यह साबित कर दिया कि गरीबी केवल एक स्थिति है, कोई नियति नहीं। अगर इंसान के पास अडिग संकल्प और मेहनत का जज्बा हो तो वो जमीन से उठकर सितारों तक पहुंच सकता है। आर्यन की सपनों की उड़ान अब केवल उसकी नहीं थी, वो उन करोड़ों युवाओं की उड़ान बन चुकी थी जो छोटे गांवों में रहते हैं और बड़े सपने देखते हैं। गांव की उस तंग गली से लेकर मंगल ग्रह की लाल मिट्टी तक का सफर इस बात का गवाह था कि हौसले की उड़ान को कोई भी सरहद नहीं रोक सकती। सीख, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों, आर्यन की कहानी हमें सिखाती है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज आर्यन के पास सब कुछ है, लेकिन वो आज भी उसी मिट्टी को माथे से लगाता है जिसने उसे उड़ना सिखाया। अब आप बताइए, आप अपनी परिस्थितियों के आगे घुटने टेकेंगे या आर्यन की तरह इतिहास रचेंगे? फैसला आपका है।